नसरीन बीबी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, अगर आप इस पे इनपुट देना चाहें कि हमारी मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने देख लिया जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें जो नजर आता है उसमें ये होता है कि जनाब शायद ये वर्केबल नहीं है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए हमें। लेकिन एक और सजेशन भी है जो अभी रिसेंटली आई है और उस पर भी डिस्कशन आप जरूर कीजिए, अपनी इनपुट जरूर दीजिए कि साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों साइड बाय साइड क्या चल सकती हैं जैसे फ्रांस में चल रही है या नहीं जी? थैंक यू राना मुबशिर साहब। मेरी आवाज़ असल में आज बिल्कुल इंतखाबी निज़ाम और सियासी निज़ाम की तरह बैठ चुकी है बिल्कुल, तो ये इसको मैं हुस्न इत्तफाक तो नहीं कह सकती, ये बहुत बुरा इत्तफाक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि देखिए आपने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक 1970 तक तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल से पहले तक तो ये ठीक चल रहा था, जैसा तैसा भी था, उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर थी, परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन साहब ने न सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को तमाशा बना दिया, सारे इदारों को पॉलिटिसाइज कर दिया, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा आगे है। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको पॉलिटिसाइज कर दें तो फिर वो इफेक्ट करते हैं आपके सारे सिस्टम पर। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, मैं देख रही हूँ, और ये अकेला नहीं ठीक हो सकता, ये एक पूरा पैकेज है। जब सियासी निज़ाम ठीक होगा तो उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खुद ब खुद जो है वो अपना रास्ता बना लेंगी, अगर वो कोई अच्छी रिफॉर्म्स आई तो, और वो रिफॉर्म्स देने वाले इंटरेस्ट ग्रुप के लोग ना हुए, यानी वो पार्टी ना हो। सियासतदानों से अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो बहुत बड़ी भूल है उनकी, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेल हो चुका है, इसको ये ग्राउंड रियलिटी है, हमें इसको मान लेना चाहिए। हमें एक चीज करनी होगी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जी फेल हो चुका है, इसलिए फेल हो चुका है कि सियासतदान जो है वो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट कभी नहीं रहा कि वो आवाम के हक में लेजिस्लेशन करें। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेना पड़ेगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेटर्स हों वो सेलेक्टेड होने चाहिए, वो पढ़े लिखे लोग हों, बेशक वो टेक्नोक्रेट्स हों, क्योंकि आपने हशर देख लिया, असेंबली में पड़े हुए सोते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उनके लिए कानून साजी करते हैं, बनाते हैं, और वो आके अंगूठा छाप भी वहां है, वो सिग्नेचर करके चले जाते हैं। इस तरह आपका कानून बनता है। जब इन सियासतदानों का दिल चाहता है ये उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी मर्जी की। मुझे एक अमेंडमेंट बता दीजिए जो अवाम के हक में आज तक हुई हो। वो साहब जिन्होंने एक बहुत बड़े, जिनका जिक्र होता है, चैंपियन थे जमहूरियत के, उन्होंने 73 के आइन की बात की, 4 घंटे बाद 6 तरमीमें तो उन्होंने खुद कर दी थी आइन के अंदर, चूंकि वो उन्हें सूट नहीं कर रही थी। इसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पॉलिटिसाइज किया, उसमें अपने सियासी कारकुन जियाले भर्ती किए, जिसमें से एक शाखसाना खुद आपके सामने मौजूद है। तो ये जो लेटरल एंट्री हुई इदारों के अंदर, सियासी कारकुन भर्ती हुए, तो भुट्टो साहब ने क्या किया, 77 में उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वो हर जगह एक अफरा तफरी मच गई, हर आदमी ने ये चाहा अपने तौर पर कि वो जीत जाए, चाहे बेईमानी से जीते, चाहे जिस तरीके से भी जीते, जिसका नतीजा सबके सामने। मैं समझती थी कि सियासतदान इस वाक़े से इबरत हासिल करेंगे और इलेक्शन कमीशन को डीपोलिटिसाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब बहुत बात हो रही है, चूंकि अब सर पर आन पड़ी है, तो आपने चूंकि जी 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 फरमाइए प्लीज। मैं इसको आपकी तरफ दोबारा आता हूं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी तरफ जी जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कमर दिलशाद साहब से कि देखिए जी, नसरीन बीबी कह रही है कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट्स अ टोटल फेलियर, और सियासतदानों के हाथ में अगर रिफॉर्म चली गई तो नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। सो यू एग्री विद दिस वन? नहीं, बिल्कुल। नसरीन परवेज साहबा ने बड़ी हकीकत पर बातचीत की है, उनका मौक़िफ़ से मैं तायद करता हूँ। इनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनकी शुरू से ही पॉलिसी रही थी कि मुल्क के अंदर सदारती होना चाहिए सिस्टम। इन्होंने बड़ी इस पर कोशिश भी की, किताबें भी लिखी इन्होंने, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आर यू फॉर दिस पॉइंट? जी नहीं, मैं इससे जरा सॉरी डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आपके यहाँ जुडिशरी भी बहुत ज्यादा आपने देखा है कि कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, और हम अच्छा होगा कि हम अपनी जुडिशरी की इज्जत बचा लें।
चूंकि जजेस भी पोलिटिसाइज हो चुके हुए हैं, ये इसको ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं हम मुनाफिक है ना, हम सच्ची बात कहते हुए डरते हैं। तो अच्छा होगा जैसे इंडिया ने किया है कि आप जुडिशरी को इससे दूर रखें। आपके पास एकेडेमिया है, इंटेलिजेंशिया है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप बिठाएं जो कि इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो, वो लोगों तक एक अच्छा इंतखाबी निज़ाम जो है वो पहुंचा सकें। और मैंने एक 9 पॉइंट एक सजेशन बनाई है, छोटी सी है, वो मैं भेज रही हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अभी 2-3 दिन पहले मेरी कराची में बात हुई है। जो नए साहब आए हैं, जस्टिस नईमुद्दीन के बाद मैंने ये पहले साहब देखे हैं जो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके इख्तियारात जो है वो यूज नहीं करना चाहते। बात सारी ये है जी कि ये कोई बार बार जो पहिया इजाद होता है ना धांधली का, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो 70 से हो रहा है। अगर वो पहला इलेक्शन जो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ उस फॉल के बाद भुट्टो साहब को एक दूसरा इलेक्शन मगरबी पाकिस्तान में करा लेना चाहिए था, तब बात बनती। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने पोलिटिसाइज किया और वो होता चला गया, उनके बाद आने वाले सियासतदानों ने भी उनकी बुरी बातें तो अपना ली, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो डीपोलिटिसाइज करें, दूसरे ये जो 18th अमेंडमेंट आई है ये तो प्योरली पॉलिटिकल, इसने तो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया इलेक्शन आप जो कमीशन बात को। कह रही हैं जी, जैसे कंवर साहब कह रहे हैं कि डीपोलिटिसाइज करने में जो जजेस को बीच में ये ला रहे हैं, कंवर साहब की सजेशन है, आप इससे एग्री नहीं कर रही, ठीक है जी, वो भी जजेस भी मैं इससे एग्री नहीं कर रही, क्योंकि इससे हम जजेस की इज्जत गंवाएंगे। हम समझते हैं जजेस की, जी जजेस पोलिटिसाइज हो चुके हैं, और उनमें से देखिए जो बुरा सिस्टम होता है ना उसमें, हाँ, जिनको आप इंडक्ट कर सकते हैं, जो हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर इलेक्शंस, यही बात है ना जी। एग्जैक्टली बड़े सिंसियर लोग इस मुल्क के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि देखिए बुरा सिस्टम जो होता है वो अच्छे लोगों से भी डिलीवर नहीं करा सकता। जी नसीम बीबी, मैं समझ गया आपकी बात ही, मैं आपकी बात समझ गया। जो सजेशन दे रही है शीज राइट, कैसे होगी जी? देखिए अभी आपने देखा कि 2 बहुत सीनियर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से, राणा भगवान दास साहब और जिलानी साहब। ठीक है, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आई कैन हियर यू जी। आपने देखा कि जी, अच्छा जी, तो जजेस जो है उनकी इज्जत बचाने का इस वक्त इस इदारे को, जुडिशरी को बचाने का वाहिद तरीका ये कि हम जजेस को इस सारे प्रोसेस से दूर रखें। अब बात है जनाब ये कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कर पाएंगे नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ जी, कौन हाँ जी, मैं बताती हूँ, देखिए बता रही हूँ बहुत और अगर आइन में भी तरमीम लानी है तो कौन करेगा? जी देखिए, सॉरी, मैं जो बात इस वक्त कहने जा रही हूँ हो सकता है सियासतदानों को खैर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, हो सकता है आपको मीडिया को भी ना पसंद आए। नहीं पड़ता, इसकी वजह ये है, बात करें चाहे वो पसंद आती है किसी को या नहीं। हाँ जी, देखिए ये जो आपका आइन है ना जी, ये 41 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो चुका है। 41 साल में जमीन आसमान की तब्दीलियां, ग्लोबल चेंजेस भी आ चुकी है, पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है, खुद पाकिस्तान इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, और इन सियासतदानों ने अपनी मर्जी की तरमीमें कर करके इसका कचूमर निकाल दिया इस आइन का। एक नई डॉक्यूमेंट बननी चाहिए सबके कंसेंसस से, हर वॉक ऑफ लाइफ को आप इनवाइट करें, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, और उस पीरियड के लिए आप एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, और जूता आ जाए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, जो सूरत हाल है वो, और जूता भी वो जो 13 किलो वाला डिजाइनर शू होता है ना आर्मी का, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात मुझे मालूम है किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक न्यूट्रल ऐसा हमारे पास सिपाही आना चाहिए जो अब इस मुल्क को सही रास्ते पर गामजन कर दे और फिर अपने घर चला जाए, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हम अगर मुनाफिकत से काम लेते रहेंगे ना, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ जी नसीम बीबी, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें एक इशू आ जाता है कि बूट तो आ जाते हैं, बूट को आने में कभी किसी से पूछ के नहीं आया, बूट वाले आ भी जाते हैं, बूट वाले यहाँ पे बैठ भी जाते हैं, बूट वाले इनिशियली आके यहाँ पे बड़े अच्छे, ठीक है, बड़े अच्छे यहाँ पे
पॉइंट्स भी पेश करते हैं इनिशियली, और उसमें चाहे 7 पॉइंट एजेंडा हो चाहे कुछ भी हो, बड़े अच्छे पॉइंट्स होते हैं। और शुरू के इनिशियल जो दिन होते हैं बूटो वालों के लिए 4 से 6 माह जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और एवरीथिंग इज हंकी डोरी ऑल ओवर। बट द पॉइंट इज कि उसके बाद वही बूट वाले जो होते हैं, जो भी जर्नैल आता है वो शुरू हो जाता है अपने आप को अपने लिए क्लीन चिट लेने के लिए पहुंच जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने जाता है, वो जनाब पार्लियामेंटेरियंस को लूले लंगड़े पॉलिटिशियंस को साथ मिलाना शुरू कर देता है। सो वो वहां से दूसरी तरफ चल जाता है काम। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यहाँ पे ऐसा कोई जूते वाला आना चाहिए जो कहे जनाब के वी विल लाइक ये सारा ब्लैक बोर्ड हम साफ करेंगे, दोबारा से रीराइट करेंगे। तो वो कौन होगा जी? वो कोई नजर आता है आपको जी? मैं बताती हूँ जी, सुनिए प्लीज जी। मैं आपसे 100% इस मामले पे अग्री कर रही हूँ जो पिछले 2 डिकेड्स में हुआ। ज़ियाउल हक साहब और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसको यकीनन मैं जूते वाली गवर्नमेंट नहीं कह सकती। हमें एक नवाब अमीर मोहम्मद कालाबाग इस वक्त चाहिए और एक अयूब खान चाहिए। उस दौर की जो प्रोग्रेस है, जो डैम बना है, जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है, आज तक हम उसी को खा रहे हैं बैठ के। हम उसको मॉडल क्यों नहीं बनाते? हम ये डिक्टेटर भुट्टो साहब और उनकी मरहुमा बेटी ये एक इस्तिलाह इजाद कर गई है आमिर 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 की। अगर आमिर के मायनों में आप जाएं तो ये अमर से निकला है। ये लफ्ज उमूर को तय करने वाले को कहते हैं। अमरे रब्बी, अमीरुल मोमिनीन भी इसी से निकला है। हम एक इतने अच्छे लफ्ज को हमने बिगाड़ कर लोगों के जहन में उसको इतना डिस्टॉर्ट किया है। हमें उसका एक पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अयूब खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ, अयूब खान साहब बेईमान भी नहीं थे, माफ कीजिएगा। उनके बेटों ने जो कुछ किया वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, हम अभी उस पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सामने नजर में रखें कि उस शख्स ने जो इस मुल्क के लिए इस्लाहात की, बीडी सिस्टम, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज आप देख रहे हैं, ये उसी शख्स ने दिया था बीडी सिस्टम। और शायद कुंवर दिलशाद साहब तो उनके साथ रह भी चुके हैं किसी हैसियत में, मुझे नहीं मालूम वो किसी मिनिस्ट्री में थे या कहाँ। एक दफा इन्होंने मुझे बताया था। मेरे वालिद चूंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, वो अयूब खान के साथ रहे हैं, मैं स्कूल में थी उस वक्त। लेकिन आज तक उस तरक्की की गूंज से हम आजाद नहीं हो सके जो अयूब खान के दौर में हुई। मीडिया की आप बात कर रही थी, कुछ मीडिया पे आप बात करें जरूर जी, क्योंकि अब हालात डिफरेंट है थोड़े से। मीडिया बहुत मैं वही कहना चाहती हूँ आउटस्पोकन है और यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। बहुत अच्छी बात है। सबको साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पहले तो देखे ना जी, जब भी कोई ऐसा स्टेप लिया गया, 111 जब भी मूव की या 111 वालों ने जब भी पीटीवी में या प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो बड़े गेट्स हैं उनको फलांगा, उस वक्त मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही कोई मीडिया वाले होते थे, प्राइवेट चैनल्स होते थे। और आखिरी दफा जब हमने देखा उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स है ही नहीं थे। सो अब तो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। अब तो एक पिलर बन चुका है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सबको मिला के ये भी एक पिलर बन चुका है, जो कि कभी कभार तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन एनीवेज, सो कैसे किया जा सकता है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बूटों के अलावा कोई सजेशन है आपकी? देखिए, हाँ जी, बूटों के साथ सजेशन है, बूटों के अलावा कोई सजेशन नहीं है। वो मीडिया को साथ में लाना पड़ेगा। मीडिया एक वाहिद इदारा है इस वक्त जो एज ए प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, और कोई प्रेशर ग्रुप हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ये धरने वरने जो है ना, ये प्रेशर ग्रुप नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इसको भी इंटरेस्ट ग्रुप कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, जो मीडिया है वो वाहिद ग्रुप है इस वक्त जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। अगर मीडिया चाहे और सिंसियर हो इस स्टेट के साथ, तो वो बूटों वालों के साथ बात करे, नेगोशिएट करे कि जी ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम आपके साथ हैं। और अगर आपने भी वही करना है जो ये सियासतदान करते रहे, तो फिर हम, और मैं समझती हूँ कि बूटों वालों को भी अब अपने आप को चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, खास तौर पर जो भुट्टो साहब एक पॉलिटिकल विंग बना गए थे आईएसआई के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। हमारी कुछ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ जो पाकिस्तान में है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है, उनकी रिजर्वेशंस हैं। उस पॉलिटिकल विंग को, जिसका नाम अब इंटरनल विंग है, उसको थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है आईएसआई। इसकी परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में धाक बैठी हुई है। और चंद ब्लैक शीप्स जो है इस इंटरनल विंग के, चूंकि ये भुट्टो साहब ने ये काम भी किया था कि उन्होंने इस इदारे को भी नहीं बख्शा, और यहाँ वो पॉलिटिकल विंग बना गया, और वो आज तक दूसरे जो उनके बाद में आने वाला सियासतदान था वो उसके पेरोल पर चले गए। और जो कुछ हो रहा है, मैं चूंकि एक दूसरा मौजू से हम हट जाएंगे, उनको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं।
आप इस वक्त अगर आप एक सही सर्वे और एक करवा लीजिए रेफरेंडम, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बूटों वालों की गूंज चाहता है, सही बूट, बिल्कुल वही 13 किलो वाले सजेशंस जो है, सियासतदान अपने आप को, आपकी जो सजेशंस है या कमर दिलशाद साहब की जो सजेशंस है, मैं इनको बड़े मतलब सीरियसली ले रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहे होंगे।